हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड NCERT कंप्लीट कोर्स की क्लास है, सेकंड क्लास है ये है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो 824 NN कोड है, इसकी जो पार्ट 2 की क्लास है, इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने इसकी पहली एक वीडियोस दी थी आपके लिए, उसमें उस पहली क्लास में आपके लिए हमने थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन शेष भी रह गए थे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो, वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने उसको वहीं पर रोक दिया था। कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था, जिसके कारण वह वीडियो आगे की अपलोड नहीं हो पाई। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाते रहिए। उसी के लिए मैं इसको आज सेकंड क्लास को पढ़ाऊँगा आपके लिए, और बहुत अच्छे तरीके के साथ इस पेपर को भी सॉल्व करेंगे और उस तरीके को देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो एग्जामिनर होते हैं या फिर वे अध्यापक जो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, आपके जो किस तरीके के क्वेश्चन का आंसर लिखा होना चाहिए, किस तरीके की टाइप होनी चाहिए, जिससे आपके लिए परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज मैं उस विषय पर भी बात करने वाला हूं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे आप मैथ की तैयारी करते हैं, चाहे आप साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, यदि आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आप इस पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फॉलो करें। यदि आप अच्छे अंक चाहते हैं तो, यदि आप मेहनत मन के साथ कर रहे हैं तो, यदि वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा अधिक नहीं होने वाला है। और यदि आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए, यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है, जैसे कि आप चाहते हैं कि इंजीनियर बनने की, प्रोफेसर बनने की, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए, तो आप अपनी तैयारी को किस तरीके के साथ करें ताकि आपके लिए उस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। और आप अपनी तैयारी को अभी से अच्छे से तैयार करें, ताकि आप किसी भी इंजीनियरिंग की तैयारी करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी जो आपकी 10th बेस पर परीक्षाएँ हों, तो आप उस तरीके के पढ़ें ताकि आपके लिए आगे भी बहुत ज़्यादा सहायता मिले और आपके लिए खुशी हो कि हमने इस जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी चैप्टर दिए हैं इस सब्जेक्ट के, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं पेपर को और बहुत अच्छी तरीके के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, या फिर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मान सकते हैं इसको, क्योंकि यह जो जानकारी है मैं आपके लिए बता रहा हूं, यह दोस्तों आप सब सब्जेक्ट में आपके लिए, यह जो जानकारी है आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए लाभ देगी और हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए सहायता मिलेगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप यदि तैयारी कर ही रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कि दोस्तों आप किस तरीके से आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएंगे, उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करें। तो इस बात को आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर किसी भी जो जैसे बुक्स है NCERT की जो भी किताबें हैं 10th क्लास से, लेकिन होना चाहिए आप यदि 10th क्लास में हैं तो आपके लिए है जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ 10th क्लास के लिए ही है, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। कैसे बनाएंगे बेहतर, तो आप कहेंगे, तो दोस्तों यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इस बात को पहले से समझ लें और पेपर पैटर्न को अपनी कॉपी पर लिख लें, ताकि आप जो तैयारी करें उस हिसाब से करें जिस हिसाब से पेपर में आना है। आप यदि किसी 2-4 चैप्टर को ही रट लेते हैं तो उस सिर्फ उन्हीं चैप्टरों से नहीं आने वाला है, और आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। तो उस तैयारी के लिए मैं कुछ आपके लिए अच्छी प्लानिंग, मतलब अच्छी तैयारी करनी होगी और अच्छे तरीके से कोर्स को समझना होगा, किस हिसाब से NCERT जो कंप्लीट कोर्स है उससे पेपर कैसे बनता है। तो आपने पढ़ा है कि पहली क्लास मैंने आपके लिए पढ़ाई है, उस क्लास में आपके लिए अच्छा भी लगा होगा, और मैं आपके लिए अगली क्लास को अपलोड करने वाला हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है यदि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर उनके लिए है। क्योंकि इस क्लास को मैं यदि बाद में बताता हूं तो कुछ बच्चे थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, बाद में स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन वो इस जानकारी को नहीं देख पाते। इसलिए दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि आपकी जो विज्ञान है उसमें रासायनिक पदार्थ यानी कि यह केमिस्ट्री होती है, 20 मार्क की यूपी बोर्ड के लिए है। कौन से बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड के लिए 20 मार्क की है। बायोलॉजी है 20 मार्क की, यानी 20 नंबर की जीव विज्ञान बायोलॉजी आएगी। आगे बात करते हैं
कि जो फिजिक्स है वह 13 से 15 नंबर की आती है। मैं तो 15 नंबर मार करके चलता हूँ कि यदि 15 नंबर की भी आती है तो 70 नंबर का यानी 100 नंबर का जो पेपर होता है, तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से आपकी जो थ्योरी के आप जो पेपर लिख के आएंगे उसके जो पेपर मार्क जो होते हैं, आप जो थ्योरी लिखेंगे यानी कि जो आप रिटन करके आएंगे उसके 70 नंबर आते हैं। यानी 70 नंबर का वह रिटन में एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। तो 70 नंबर में से यदि फिजिक्स के 13 से 15 यानी 15 मार्क भी घटा दिए जाएँ तो 55 नंबर रह जाते हैं। 55 नंबर इन सभी चीज़ों में बढ़ जाते हैं। इन सभी जो ये सभी साइंस के पार्ट हैं इनमें बढ़ जाते हैं। किस तरीके से बढ़ते हैं? 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 20 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो आपके लिए मैंने केमिस्ट्री के सभी नोट्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन तो क्लास चल ही रही हैं, लेकिन वह भी कभी कभी कहने लगते हैं कि सर नोट्स द्वारा पढ़ा दीजिए आप। तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा नोट्स तैयार करता हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है तभी कर पाता हूँ। तो आपके लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा दिखाता हूं, तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें दोस्तों। यदि इसके बारे में आप थोड़ा सा भी लिखते हैं, मैं उस पैटर्न को भी बताऊंगा जिसको लिखते ही आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। क्या तरीका होना चाहिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते समय खुश होते हैं, वह पैटर्न भी ज़रूर बताऊंगा। आप देखना, हमारे जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट पढ़ते थे उनके अधिक से अधिक अंक मार्क आए हैं। उन्होंने इस नियम को फॉलो किया था। कुछ बच्चों ने नहीं माना, लेकिन बाद में कहने लगे सर आपने बताया था बहुत अच्छा वो था, लेकिन जिनके समझ में आ गया उन्होंने बाद में जैसे ही पेपर हुआ वह फ़ौरन हमारे घर पर ही आए। उन्होंने बताया सर जो आपने पैटर्न बताया था उसी के अनुसार हमने पेपर को सॉल्व किया है, और आपने जो क्वेश्चन पेपर से पहले बताए थे वह प्रश्न आज हमारे लिए इस पेपर में देखने के लिए मिले हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे अपने आप से और वह परीक्षा में आ गए, और अधिक से अधिक अंक, अधिक से अधिक प्रश्न वही थे जो मैंने दोस्तों परीक्षा से पहले सिलेक्ट किए थे कि इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाना, और उनके आंसर भी उनके लिए मैंने एक दिन पहले ही उनके लिए समझाया था। तो बहुत खुशी के साथ वह घर पर मिलने आए थे। तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि फिजिक्स जो है आपकी 13 से 15 मार्क की आएगी, 20 मार्क का आपके लिए केमिस्ट्री आ जाएगी, और 20 मार्क यानी 20 मार्क की ही आपके लिए बायोलॉजी होगी। तो इस प्रकार से आप पैटर्न की पूरे को समझ करके तैयारी करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करेंगे। यदि आप किसी भी जैसे मैथ की भी क्लास चाहते हैं तो उसकी भी क्लास आपके लिए अपलोड हो जाएंगी। कभी कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं मैथ की क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासें चल रही हैं दोस्तों। तो कभी कभी ऑनलाइन के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए अपलोड होंगी। आपके लिए वह क्लासें अच्छे तरीके के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ, उस कंसेप्ट पर जो नए नए विजन के साथ आते हैं, परीक्षा में कैसे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करोगे, उस कंसेप्ट के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ। तो यह आप समझ चुके हैं, और मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही आपके लिए बताता हूँ। और इसको आप अपनी चाहें तो एक फेयर कॉपी या किसी पर लिख सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, यानी कि लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, पेपर की सेकंड क्लास के बारे में समझ लेते हैं, पेपर को सॉल्यूशन करते हैं, और थोड़ा सा मैं आपके लिए केमिस्ट्री के नोट्स भी दिखा देता हूं। आपके लिए केमिस्ट्री के नोट्स तैयार हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से, यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें कंप्लीट करा दो, ये पूरी चीज़ें हमें कंप्लीट करा दो, ये कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और कम से कम 5-6 कमेंट करेंगे, कम से कम 5 कमेंट करेंगे या फिर 2-4 कमेंट ज़रूर करेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, अच्छे तरीके के साथ कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो जो कुछ बच्चे जो हैं कमेंट करते भी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट करते ही नहीं, तो उनसे मेरा कहना है कि प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए। अभी जो हमारा माध्यम है, जिस माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, वह यूट्यूब चैनल है, जिसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं, जिससे दोस्तों हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा चैनल से बात कीजिए। हमारी टीम द्वारा आपके लिए पूरी सहायता मिलेगी। आपकी जितनी सहायता हमारी टीम कर सकती है पूरी सहायता करेगी, हम लोग आपके लिए पूरी सहायता करेंगे। लेकिन बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी रिलेटिव, आपके फ्रेंड, मित्र, या जो भी आपके जुड़े हुए फ्रेंड हैं, उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ लीजिए, और कमेंट करके साथ ही ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है, और जिस भी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं उसके लिए हम आपके लिए ज़रूर वीडियो यानी कि क्लास अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों पेपर को शुरू करते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपके लिए एक क्लास जो है, तो आपके लिए मैं केमिस्ट्री की क्लास दिखाता हूँ। यह केमिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं। यह इस तरीके से आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की जो नोट्स हैं यह तैयार कर चुका हूँ मैं। कुछ तो हो चुके हैं, लेकिन बाद में भी थोड़ा सा करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह केमिस्ट्री की क्लास जो है आपके लिए मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ कराऊँगा। हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपके लिए मैं कराऊँगा इसको। तो यह मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही जल्दी अपलोड होंगी, तो आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आपके लिए यह जो क्लास है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके के साथ, यह जो पेपर देख पा रहे हैं आप यहाँ से देखिए, यह जो क्लास है मैंने दोस्तों आपके लिए तैयार कर ली है। तो और भी देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं इनको पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना यदि आप चाहते हैं कि सीरीज़ से पढ़ाया जाए पूरी किताब को, यानी आपके जो कंप्लीट कोर्स है उसको पढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों, इसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है, वह 25 सेंटीमीटर होता है। और मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन बताया था कि प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए, वह भी 25 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं हम आगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है, आपको क्या पता है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी का दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगी? वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। इसमें उस दर्पण का भी नाम लिया है। उत्तल दर्पण की कैसी होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आंसर दिए गए हैं। यदि यहाँ पर नेगेटिव होता है तो आप उस सूत्र से ज्ञात कर, आप उसको पहले देखेंगे कंसेप्ट को कि फोकस दूरी प्लस की आनी है कि माइनस की। तो उत्तल दर्पण की कैसी होती है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस की होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन आप लगा दोगे। यदि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ऑप्शन होते तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि उत्तल की प्लस होती है कि माइनस, यानी कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर तो सभी ऑप्शन किस में दिए हैं? प्लस में दिए हैं, इसलिए आप दोगुना कर देंगे तो उसका आंसर आपके लिए मिल जाएगा। लेकिन जब भी नेगेटिव आंसर आता तो आप तो सोच में पढ़ सकते थे। यदि आपको यह नहीं पता तो इसके लिए आप उस कंसेप्ट को तैयार कर लें जिसके आपको लिए याद रहे। तो वह कंसेप्ट क्या है, मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ, याद रखेंगे आप कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। कहाँ से होता है? उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसी साइड से तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उभरे हुए साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है कहाँ होती है? ये जो ध्रुव होता है यानी पोल होता है उसके राइट ओर होती है। तो इसकी जो फोकस दूरी किसी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट साइड की ओर है। ठीक है, आगे हम इसको याद रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? ओम होता है, यह आपको पता होगा। लेकिन ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का है। ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का है। जूल किसका है? कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम मात्रक है हमारे आवेश का। आगे बात करते हैं, वैद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है? वैद्युत मोटर किसको चेंज किस में करता है? ये इस तरीके से प्रश्न आया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि यह जो है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट होते हैं तो उसमें भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से तैयार कर लें कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पार्टिसिपेट हों तो वहाँ पर आपके लिए खुशी हो कि हम इसको अधिक से अधिक सॉल्व कर सकेंगे। यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अधिक से अधिक
सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विद्युत मोटर किसको बदलता है या परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप कहेंगे कि सर रासायनिक ऊर्जा का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको तो हम गलत कर देते हैं। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर से रासायनिक ऊर्जा का नाम आ गया है, इसको भी गलत करते हैं। तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यंत्रों वाली ऊर्जा, मशीनी ऊर्जा यानी कि मशीनों में जो ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसमें बदला जा रहा है। तो यह सही है। आगे देखते हैं। यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इसको बस पढ़कर छोड़ दें। आगे देखें। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या हम विद्युत ऊर्जा को यंत्रों में बदलेंगे? नहीं, तो यह गलत हो गया। तो शेष यही रह जाएगा, इस तरीके से सही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है या क्यों प्रतीत होता है? तो आपको पता है अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश किरणों का क्या नहीं हो पाता? प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकाश फैल नहीं पाता। इसी कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है या अंतरिक्ष कैसा दिखाई, अंतरिक्ष से जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देने लगता है? काला कलर दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देता है? आकाश का कलर काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, जिस कारण से प्रकाश किरण का क्या नहीं हो पाता? प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण से वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कम से कम 60 शब्दों में इसको आप लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। आप इस तरीके में ना जाएंगे कि सर किताब में किसी और तरीके से दे रखा है, मैं तो एक सेंटेंस भूल गया तो वहीं पर रुक गए। नहीं, आप अपने शब्दों में बस उसको याद रखें होता क्या है, उसी बात को अपने शब्दों में, लेकिन सेंटेंस आपके सही होने चाहिए, सेंटेंस आपके सुमेलित होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। बस इतना याद रखना। गारंटी है मेरी इस बात की कि आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया है हमें कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रांतिक कोण के बारे में बात करी है इसने। क्रांतिक कोण कितना दिया रखा है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, क्या है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव का यानी एयर के सापेक्ष किसका दे रखा है? लिक्विड का क्रांतिक कोण कितना दे रखा है? क्या दे रखा है हमारे लिए? क्रांतिक कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण जो दे रखा है दोस्तों, हमें चाहिए उस द्रव का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या? क्रांतिक कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो इसको मैंने पहले भी सॉल्व कराया था, इस तरीके से आप समझेंगे। तो अब मैं आपके लिए बता देता हूँ क्या होता है। n इक्वल टू क्या होता है? 1/sin c। क्या होता है? 1/sin c। तो यहाँ पर n इक्वल टू इस पर लिख सकते हैं ANL, इस तरीके से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वह खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ करके लिख रहे हैं इस बात को। तो क्या हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। तो 2 कहाँ आ जाएगा? 2/1, क्योंकि पलट के गुणा कर देते हैं तो 2 इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ तो लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। या फिर आप लिखेंगे गिवन अप। क्या लिखेंगे? गिवन अप, यानी कि हमें दिया गया है ऊपर दिया गया है। क्या दे रखा है हमें? क्रांतिक कोण दे रखा है। क्रांतिक कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। तो हमें चाहिए, अब ये इसने पूछा है ANL यानी कि एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्या? तो हम लिखेंगे वी नो डैट, ऐसे लिखेंगे आप। वी नो डैट क्या जानते हैं आप? n इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, सूत्र से क्या लिखेंगे? फिर सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र से इस तरीके से लिखेंगे। यदि आप पर टाइम है, आपको लग रहा है कि अभी पेपर में टाइम है और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिखते रहें। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि बी नो डैट n इक्वल टू 1/sin c सूत्र से। फिर आपके बाद उसके पश्चात आप लिखेंगे कि
ANL। आप कहेंगे कि सर इसकी जगह ये कहाँ से आ गया, इसका मतलब वही है, यानी अपवर्तनांक निकालने के लिए होता है ये। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष द्रव का यानी लिक्विड का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/sin C का मतलब 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 1 के भी अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 1, ये ऊपर वाला हो गया, गुणा कर देते हैं, इसको पलट देते हैं 2/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलो इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लेंगे आप इसको अच्छे तरीके से। तो आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, 2 नंबर का है इसलिए थोड़ा सा ही लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा ग, कौन सा है, 2 का ग, क्या है 2 का ग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है दोस्तों कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी हमें चाहिए, क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि गिवन अप, क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन अप, गिवन अप लिखेंगे। और गिवन अप में क्या लिखेंगे, हमें दिया है अवतल लेंस के लिए, क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, क्या दिया है हमें, अवतल लेंस दिया है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी लिखोगे, क्या लिखोगे, F इक्वल टू कितना दिया है, नेगेटिव कितनी दी है, 4 मीटर, क्या दी है, 4 मीटर, ये किस में है, मीटर में है। तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की क्यों है, तो मैंने आपके लिए, याद कीजिए, मैंने आपके लिए एक वीडियो में आपके लिए पढ़ाया है, वह ट्रिक बताइए कि किस तरीके से आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक कंसेप्ट में आपके लिए एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को देखना आप, क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेना। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूं। तो आप कहेंगे कि सर लेंस तो इस तरीके का, ऐसे मुख्य अक्ष होती है, इस पर 2 लेंस बने होते हैं। तो मैं अवतल लेंस की बात कर लेता हूं। तो आप कहेंगे अवतल लेंस तो सर इस तरीके का होता है, और भी तरीके का होता है, लेकिन एक पार्ट उसका अंदर की ओर जरूर होगा। अवतल लेंस इस तरीके का होता है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण सबसे पहले इस पर पड़ती है तो कौन से वाले तल पर पड़ती है, अंदर वाले तल पर। हम सबसे पहले इस प्रकाश की किरण से ही तुलना करते हैं। दर्पण में क्या होता था दोस्तों कि जब प्रकाश किरण का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो वहाँ पर कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। और जब प्रकाश किरण का परावर्तन किससे होता है, दबे हुए तल से, यानी अंदर वाले तल से होता है, तो वह कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। अब मैं यहाँ पर वही कंसेप्ट लागू कर रहा हूँ कि जब यह प्रकाश किरण जो है अंदर वाले तल पर आपतित होती है, तो यहाँ इसी से याद रखेंगे कि अंदर वाला तल से अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में प्रकाश किरण का अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में प्रकाश किरण का जो अपवर्तन या फिर परावर्तन तो नहीं होगा, अवतल लेंस है, तो इस प्रकाश किरण का अपवर्तन सबसे पहले प्रकाश किरण किस पे आएगी, अंदर वाले तल पर आएगी। कौन से वाले तल पर आएगी, अंदर वाले तल पर आएगी। तो इसी तल की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस की होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें अवतल लेंस है। अवतल लेंस पर सबसे पहले प्रकाश किरण किस तल से टकराएगी, अंदर वाले से। अंदर वाला तल कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो उस इधर साइड में हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है यानी O, तो इस साइड की ओर जो होती हैं नेगेटिव में होती हैं, इधर की होती हैं पॉजिटिव में। तो आप समझ रहे हैं कि इधर की दूरियाँ कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसकी जो फोकस दूरी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। इसी कारण इसकी जो फोकस दूरी है F नेगेटिव। यदि उत्तल होता तो आपको पता है प्रकाश किरण सबसे पहले किस तल पर आती, उभरे हुए तल पर, तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती, पॉजिटिव, क्योंकि वह इस तरीके से कुछ बनाया जाता। कैसे बनाया जाता, ऐसे ही तो बनाया जाता था। तो ऐसे बनाया जाता था। तो इस वाले तल पर प्रकाश किरण आपतित होती उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में। कौन सा होता, उत्तल लेंस होता। तो उसमें प्रकाश किरण सबसे पहले उभरे हुए तल पर आती है, तो उसके वह किस साइड से बनता है, इधर इससे बनता है, क्योंकि यह जो तल किससे बना था, इस साइड से बना था। इस साइड से ऐसे करके बनाया गया, तो माइनस की हो गई। इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे आप। यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप उस क्लास को देख लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि यह आपका डाउट क्लियर हो गया है तो आगे समझते हैं।
एफ इजकल टू दिया है इतना, इसके बाद यह कुछ नहीं लिखना है आपके लिए, बस मैं आपके लिए यह बताता हूँ, यह कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना लिखेंगे कि बी नो डैट, क्या लिख देंगे, बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि सर हमें पता है कि फोकस दूरी एफ इजकल टू होता है, क्या होता है दोस्तों, कि 1/p, क्या होता है 1/p, क्या होता है 1/p सूत्र से, क्या हो जाएगा 1/p सूत्र से, या फिर आप कहेंगे या p इक्वल टू होता है 1/f, क्या होता है 1/f सूत्र से, यह भी होता है, यहाँ पर यह किस में होती है, मीटर में, यह एक ही सूत्र है, बस घुमा करके लिख दिया है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो हम इस वाले सूत्र को प्रयोग करेंगे, p इक्वल टू 1/f सूत्र से, यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो आगे हम लिखते हैं कि p इक्वल टू दिया है, क्षमता पूछी है, तो 1/-4 मीटर, क्या है यह, मीटर में है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25 कितना हो जाएगा, डायोप्टर, डायोप्टर इसका यूनिट है, क्या है इसका यूनिट है, मात्रक है, याद रखना क्षमता का मात्रक कितना होता है, डायोप्टर होता है, आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि एटा ज़िले से हैं, उन्होंने इस को पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि सर आपने उस वीडियो में पॉजिटिव बता दिया है, वहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह ले लिया था मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर लेंस में वहाँ पर ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप इस क्लास को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए लगभग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव किसके लिए होता है, नेगेटिव होता है अवतल लेंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अंदर वाले तल से प्रकाश किरण आती है तभी उसका अपवर्तन होता है, उभरे हुए तल से उत्तल में होता है। फोकस दूरी लेंस की तरह, दर्पण की तरह ही याद रखेंगे। क्योंकि अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट हैं एटा के, उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, सॉल्व करा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो सर ने वहाँ पर पॉजिटिव लिया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि वह जो स्टूडेंट हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तभी तो वह समझ पाए। यदि आप वह भी क्लास देखते रहते और ऐसे ही ना वीडियो देखने के बाद नहीं उस पर एनालिसिस करते या फिर कमेंट नहीं करते, तो वह किस तरीके से अपनी यह जो मिस्टेक हो गई थी किस तरीके से सुधर पाती। या फिर ऐसे यूँ कहें दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पे पूरी क्लास को देखा, पूरे ध्यानपूर्वक उन्होंने वीडियो को देखा था, और हर एक, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा और वह वास्तविक मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेहनत करते रहें। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए जितनी भी मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जितनी मैं सहायता कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं दोस्तों। इस वजह से कभी कभी क्लास लेट हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपके लिए मैं पूरी सहायता करूंगा। मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं, यह सब नोट्स आपके लिए तैयार कर चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। तो यह मैं केमिस्ट्री क्लास पूरी नोट्स तैयार कर चुका हूं। तो आपके लिए मैं थोड़े थोड़े नोट्स तैयार कर रहा हूं, लगभग पूरे तो नहीं हुए हैं, थोड़े से कर लिए हैं क्योंकि टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे कर रहा हूं। तो उन्होंने दोस्तों वह जो छात्र हैं उन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया और उन्होंने समझा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, क्लास को अच्छे तरीके से देखते रहें। और आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि आपके जितने भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ लीजिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से सभी मिल करके तैयारी कीजिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम अब। तो आप देख पा रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
के स्वच्छ किरण आरेख एक अवतल दर्पण के सामने क्या है, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित यानी सामने होता है स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। इसके लिए मैंने आपके लिए क्लास बताई थी कि आप देखते ही बता दोगे कि यदि वस्तु कहीं पर भी रखी है तो आप देखते ही बता पाएंगे कि यदि वस्तु यहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, छोटा बड़ा सारी स्थितियाँ बस आप 20 सेकंड में बता दोगे। आप उस क्लास को देख लीजिए और क्लास पे कमेंट जरूर करके बताना। यदि आप क्लास देखते हैं तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर तरीके से सहायता मिलेगी, आपके लिए हर तरीके से सहायता करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। इसको मैंने पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यह है लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए यानी कि दिखाइए। अब कहेंगे आप सर किस तरीके से इसको सॉल्व करें। सबसे आप पहले लिखेंगे आप लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित करेंगे और फिर आप यह किरण आरेख बताएंगे कि किस तरीके से उसका प्रतिबिंब बनता है, तो तब जा कर के आपके लिए 4 मार्क मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके लिए समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। इसने कहा है लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने। इस कंडीशन को बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि दो नंबर का है, इसको समझ लिया करें आप। एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, पहले इस पार्ट को करें फिर इस पार्ट को करें, ऐसे तरीके से सॉल्व करें। तो लेंस का प्रथम फोकस लिखेंगे, सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे और आप उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, आप उस बात को समझेंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या है, क्या बात है, उस बात को अपने शब्दों में लिखेंगे। सेंटेंस जो है आपका सुमेलित होना चाहिए, सेंटेंस एक सार्थक होना चाहिए। बस इतनी शर्त है आपसे कि सेंटेंस जो है सुमेलित सार्थक होना चाहिए, अच्छा सेंटेंस होना चाहिए। आप कैसे लिख सकते हैं, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, कोई लेंस जो होता ही है उसका मुख्य अक्ष क्या होता है, जो लाइन सी बनी होती है। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस में। तो आप इस तरीके से उसको लिख देंगे। तो इसको आप रटे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ, उसको देख लें। सबसे पहले आप थोड़ा सा फिगर को देख लें, चित्र को देख लें, उससे ये सारी परिभाषा लिख जाएगी, उसको देखते ही लिख जाएगी। चलो कैसे लिख पाएंगे। इसमें कहा गया है किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, कोई निश्चित पॉइंट है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। किस लेंस में, उत्तल में। अवतल में क्या होता है वह भी बताऊंगा। उत्तल लेंस यहाँ देख पा रहे हैं आप, उत्तल लेंस में क्या है, यह उसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जो किरणें एक बिंदु है जिस पर यह बिंदु देख पा रहे हैं आप, इससे जो भी किरणें इस लेंस पर पड़ी हैं तो यहाँ से इसका जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, जैसे माना कि यहाँ से ये किरणें जाएंगी तो ऐसे हो जाएंगी, ये यहाँ तक आ पाएंगी, यहाँ तक सीधी सीधी आएंगी, यहाँ से जाएंगी, फिर ये यहाँ आएंगी। तो जैसे ही इस बिंदु से यह किरणें यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी उत्तल लेंस में। किस में हो जाएंगे, उत्तल लेंस में। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष ही तो है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस में होता है। ऐसा क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। यही यहाँ पर उत्तल लेंस में दिया है, मैंने आपके लिए बताया है कि उत्तल लेंस में होता है यह। या फिर कैसे लिखेंगे, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ऐसा किस में होता है, अवतल लेंस में। तो लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। चाहे इस तरीके से परिभाषा दे दें, चाहे इस तरीके से, दोनों ही तरीके से आपके लिए
अच्छा है, एक तरीके को आप लिखेंगे। आगे बात करते हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि यह किरणें जो है प्रकाश किरणें इस F1 की ओर आ रही हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई हैं, लेकिन प्रतीत होता है क्योंकि यह किरणें बाहर से आ रही हैं, लेकिन लगता है कि इसकी ओर आ रही हैं, लेकिन ये आती नहीं है वास्तव में। तो इसी कारण कहा है प्रतीत होती हैं कि जैसे कि उसकी बिंदु की ओर आ रही हैं, लेकिन वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यह कौन सा होता है? अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है। प्रथम फोकस मैंने दोनों का समझा दिया है, उत्तल का भी अवतल का भी। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस के लिए कैसे परिभाषित करते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या फिर मिल जाती हैं उसी को द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में ये वाली कंडीशन जो है, आती हुई प्रकाश किरणें किस में प्रतीत होती हैं? यह परिभाषा आपने पढ़ ली है कि किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अब इस बिंदु से आ रही थी यहाँ पर प्रकाश किरणें, अब इस बिंदु की ओर आएंगी द्वितीय फोकस के लिए। मैं समझाता हूँ क्या है। यहाँ पर अवतल लेंस में क्या होता है, यहाँ पर किसी निश्चित बिंदु से आती हैं। अब मैं आपके लिए समझाता हूँ कि अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में इस बिंदु से आती हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। और अवतल लेंस में होता है, उत्तल के लिए आती हैं, क्या होता है, उत्तल में निश्चित बिंदु से आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस में क्या होता है, बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होता है, निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं और प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यह आप चित्र देख सकते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि यह किरणें जो है प्रकाश किरणें इस F1 की ओर आ रही हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई हैं, लेकिन प्रतीत होता है क्योंकि यह किरणें बाहर से आ रही हैं, लेकिन लगता है कि इसकी ओर आ रही हैं, लेकिन ये आती नहीं है वास्तव में। तो इसी कारण कहा है प्रतीत होती हैं कि जैसे कि उसकी बिंदु की ओर आ रही हैं, लेकिन वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यह कौन सा होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है। प्रथम फोकस मैंने दोनों का समझा दिया है, उत्तल का भी अवतल का भी। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस के लिए कैसे परिभाषित करते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या फिर मिल जाती हैं उसी को द्वितीय फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस में। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर F2 होता है, द्वितीय F2 होता है। इसमें क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस में होता है ऐसा, उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको कहते हैं द्वितीय फोकस। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि इस तरीके से आप लिखेंगे कुछ और अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा लिख देंगे तो भी आपके लिए नंबर मिल जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। घरों की वायरिंग के परपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परपथ आरेख बना करके समझाइए। तो इसके बारे में भी आप अपने आप से लिख सकते हैं और बहुत सारी बातें लिखेंगे अपने आप से, किस तरीके से जोड़ेंगे थोड़ा सा मैं आपके लिए समझा देता हूँ। और सबसे पहले इसका पैटर्न समझें। सबसे पहले घरों की वायरिंग के जो फ्यूज का क्या महत्व है उसके बारे में समझाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। आवश्यक परपथ दिखाएंगे, उसके लिए आपके लिए 2 मार्क मिल जाएंगे। तोड़ करके लिखें इसको। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बताता हूँ, अधिक नहीं बताऊँगा क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन समझने के लिए दोस्तों वह भी ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह अथवा में क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले घरों की वायरिंग के परपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परपथ आरेख करके समझाना है आपके लिए। तो इसका महत्व बता देंगे कि इससे क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या बचाव होता है, तो वह सारी महत्व में जानकारी आ जाती है। परपथ आरेख बना के दिखा देंगे तो 2 मार्क लगभग उसके लिए मिलेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए तो मैं आपके लिए बताता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊँगा। क्लास लंबी हो गई है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि समझने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों की ऐसे लिखेंगे आप, घरों की वायरिंग में फ्यूज का महत्व। इस तरीके से हेडलाइन डालेंगे, ऐसे 2 पॉइंट लगाएंगे और बिंदु लगाएंगे, ऐसे एक डैश लाइन, उस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सामान्यतः फ्यूज तार मिश्र धातु का बना होता है। कौन सी मिश्र धातु होती है, तांबा, टिन और सीसा, इनसे बना होता है। इस तरीके से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए लिखा हुआ, यानी कि आपकी भाषा जो है इस तरीके से लिखी होनी चाहिए, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे 2 टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। तो आप इस तरीके से बहुत सा, और यह पॉइंट जरूर जोड़ लें, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। इस फ्यूज तार को परपथ के श्रेणी क्रम में जो संयोजित यानी जोड़ा जाता है।
यानी संयोजित किया जाता है, या फिर लिख देंगे जोड़ा जाता है। इतने पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे, बाकी सब आप अपने तरफ से सारी क्रियाएं कैसे होती हैं सब लिखते जाएंगे। तो इसके बारे में आपके लिए मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा ना हो। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह अथवा में है, चाहे इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसे, तो दोनों में ही बराबर मार्क मिलेंगे। इसमें दिया है आपके लिए क्या है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, हीटर से प्रवाहित धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कितना जाता है। हीटर के तार का प्रतिरोध R इजकल टू क्या, I इजकल टू क्या, 2 + 2 यानी कि 2 नंबर इस पे मिल जाएंगे, 2 नंबर इस पे मिल जाएंगे। यदि आप एक ही करके आते हैं तो 2 मिलेंगे, और दोनों करके आते हैं तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर आप डाल देंगे। आंसर डालेंगे, कैसे डालेंगे, आंसर डालेंगे 3 का खा, क्या है, 3 का खा, 3 का खा। इस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। अब लिखेंगे सर के अथवा फतवा कैसे लिखें, इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, फिर लिखेंगे गिव, या फिर आप लिख देंगे गिवन अप, कोई बात नहीं, जो ऐसे पसंद करें ऐसे लिख लें। गिवन अप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गिवन अप, क्या दिया है हमें। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि वाट किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य यानी शक्ति इजकल टू दिया है 1500 वाट, कितना दिया है, 1500 वाट, ठीक है, 1500 वाट लिख देंगे। कितना है, 1500 वाट दिया है तो 1500 वाट लिख देंगे। अगला दिया है 200 वोल्ट, वी इजकल टू कितना दिया है, 250 वोल्ट, सॉरी 250 वोल्ट, कितना दिया है, 250 वोल्ट। इसको वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है, किसका मात्रक है, विभव का, किसका मात्रक है, वी इजकल टू कितना दिया है, 250 वोल्ट। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसने पूछा है कि हीटर से प्रवाहित धारा, तो यह तो दिया है, अब हमें चाहिए तो हम लिखेंगे पहला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे बी नो डेट, क्या लिख देंगे, बी नो डेट क्या होता है, P इजकल टू वी आई, क्या होता है, P इजकल टू वी आई, सूत्र से इस तरीके से जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी नो डेट P इजकल टू वी आई सूत्र से। अब हमें दिया है P की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर कितना लगा देंगे, 1500 इजकल टू V की वैल्यू है 250 इंटू I की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इससे यह एक जीरो कट जाएगा, और 25 छिक्के होता है 150, कितना होता है, 25 छिक्के 150, तो I इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। मात्रक जरूर लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे, यह बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं लिखते हैं आपके लिए तो वह आपके लिए कम अंक भी मात्रक जरूर लिखें आपके लिए। वैसे तो मार्क फुल ही मिल जाते हैं, लेकिन मात्रक जरूर लिखेंगे आप। अगला है, पहला सॉल्यूशन हो चुका है फर्स्ट के लिए, किसके लिए लिखोगे, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड कौन सा था, सेकंड था जो क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा है हीटर से तार का प्रतिरोध, इसने पूछा है R इजकल टू क्या पूछा है, R इजकल टू क्या। आप जानते हो, इसमें भी लिखोगे बी नो डेट, क्या जानते हैं आप कि हमें पता है P इजकल टू बी आई, क्या होता है, P इजकल टू बी आई, B इजकल टू क्या होता है, IR। फिर लिखेंगे आप, तो अब आपने लिखा है बी नो डेट, यानी हम जानते हैं P इजकल टू वी आई, तो वी आई, अब वी आई इसमें तो R है नहीं, लिख दोगे चूंकि V इजकल टू IR या फिर RI, V इजकल टू IR या फिर RI, तो इसकी वैल्यू इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, P इजकल टू RI स्क्वायर, इसीलिए हमने लिख दिया है, इसलिए P इजकल टू RI स्क्वायर। अब लिखेंगे देन, क्या हो जाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, P इजकल टू R की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन I की वैल्यू हमें पता है 6 × 6, तो 2 बार 6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और P की वैल्यू भी लगा देंगे यहाँ पर।
तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जिसमें अथवा में दिया गया है यह क्वेश्चन। हमें पता है कि इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आर यहाँ है नहीं, तो v इक्वल टू होता है आई आर या फिर आर आई। इसकी वैल्यू इसमें जब पुट कर देंगे तो आर तो रहेगा, v की आर आई बनाएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आर इसमें रहेगा। तो देन का मतलब है इसके बाद, तब देन का मतलब होता है तब। तो तब क्या बन जाता है, p इक्वल टू आर इंटू आई, यानी p इक्वल टू आर आई स्क्वायर था, तो वहाँ पर आई की वैल्यू हमने 6 × 6 पुट कर दी है, जहाँ पर हमें मिलता है 1500। हमने पी की वैल्यू को रख दिया है। आर क्या है, प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और 6 क्या है, एम्पियर में इसकी धारा की मात्रा थी। तो स्क्वायर था इसलिए हमने 2 बार लिखा। इसी तरीके से हमने जैसे इसको काटा पीटा तो हमारे लिए इक्वल टू में प्राप्त होता है कि 125/3 कितना होता है, 125/3 इक्वल टू आर। यानी कि जैसे कि यहाँ से आप कहेंगे कैसे काट दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, या तो फिर 4 से भी काट सकते थे डायरेक्ट, दोनों ही कट जाएंगे। तो यहाँ पर काटा है हमने, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काटा है। तो यहाँ पर 125/3 प्राप्त हो गया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, पॉइंट लगाएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ओम, इसका हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमें यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो चौथा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। यह जो है प्रश्न दोस्तों 7 अंक का है। कितने अंक का है, 2 + 2 + 2 और +1। तो कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं, किस स्टेप में लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, मैं उनको बताता हूं। क्योंकि आप क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी आप सॉल्व तो कर देते हो, क्वेश्चन को लिख देते हो इसके बारे में, लेकिन यह जो 2 + 2 ऐसा क्यों दिया होता है इसको समझें। क्योंकि इसमें जो पॉइंट बताए गए हैं दोस्तों उन पर लिखना है, हर एक पॉइंट को अलग दिखाना है कि अब हम इस पॉइंट पर लिख रहे हैं, अब हम इस पॉइंट पर लिख रहे हैं। जैसे ही आप अलग अलग पॉइंट को लिखेंगे तो अलग अलग मार्क मिल जाएंगे आपके लिए। और यदि आप एक ही मतलब एक ही पैराग्राफ की तरह सारा कुछ उसी में लिखते जाएंगे तो उस पर कम संभावना रहती है अंक अधिक से अधिक मिलने की। लेकिन जब आप अधिक से अधिक फैक्ट जोड़ेंगे, अधिक से अधिक पॉइंटों को जोड़ेंगे, तब आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो अब हम समझते हैं दोस्तों के प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत। सबसे पहले पूछा है कि सिद्धांत क्या है, तो उसके लिए इसने 2 मार्कों को निश्चित किया है। दूसरा है उसकी संरचना क्या है, वह कैसा है, इसके लिए भी उसने 2 मार्कों को दिया है। और क्रियाविधि को भी हमें बताना है, इसके लिए उसने कितना दिया है, 2 अंक ही दिए हैं। उसका सचित्र वर्णन, जैसे ही उसका अब हम चित्र भी बनाएंगे, उसके लिए इसने 1 अंक दिया है। अब ऐसे मिलाकर के कुल मिलाकर के 7 अंक को हमारे लिए इसमें बताया गया है कि आपके लिए 7 मार्क इस प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए मैं आपके लिए सिर्फ लिख के नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह जो है आपके लिए मैं चैप्टर का नाम बता देता हूं। यह जो है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आया है। किससे आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है। किससे आया है, इंडक्शन। तो इसको हिंदी में बोलें तो इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये उस चैप्टर से आया है। किससे आया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर से आया है। इस चैप्टर को आप पढ़ लें, उसमें यह आपके लिए पूरा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो मैं बस आपके लिए वह टिप्स बता देता हूं जिससे आपके लिए लिखना है। आप इस बात को समझें। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने इसके बारे में लिखा था लेकिन हमें अंक कम मिले हैं, परीक्षा में हम जो है पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आए थे, लेकिन इतने कम अंक क्यों हैं। भाई मेरे दोस्त, आप इस बात को ज़रूर समझो। कैसे समझोगे, अधिक से अधिक छात्र क्या करते हैं, वह पेपर के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसा प्रश्न में पूछा है, डायरेक्ट देखा नहीं कि तुरंत ही उसमें लिखना शुरू कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपको समझना है उसमें पूछे गए पॉइंट को,
इसमें पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत क्या हैं, यह किस सिद्धांत पर, किस नियम के आधार पर कार्य करता है। तो पहले लिखोगे आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो जनित्र है उसके सिद्धांत, इस हेडलाइन को डालोगे, 2 अंक मिल जाएंगे, इसमें लिख दोगे। अगला लिखना है इसकी संरचना, संरचना हेडलाइन डालोगे, उसके बारे में लिख दोगे। संरचना में क्या लिखना है, यह किस तरीके से बनता है, कैसे कैसे इसकी रचना होती है, संरचना बता देना है। और क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब है इसमें यह कार्य किस तरीके से करता है, वर्किंग बताना है आपके लिए, और चित्र को बनाना ही है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट मार्क इससे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, इसको आप देखेंगे और यदि नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। मैं यदि टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए ज़रूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा या फिर किसी तरह से आपके लिए इसकी एक क्लास ज़रूर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो अथवा में दिया है। 7 मार्क ये था, या फिर इसको हम अधिक इसको सोल्व करेंगे। तो 7 अंक का यह भी है, इसमें 3 अंक पहले के लिए मिलेंगे, 2 अंक दूसरे के लिए मिलेंगे, 2 अंक यह तीसरे के लिए मिलेंगे। ये कहता है निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। यह जो परिपथ बना है, परिपथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता, ये रास्ता किसका है, लाइट के लिए रास्ता है। तो इसमें पूछा है कि 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी ये ए और बी के मध्य में कितना प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। आगे बात करते हैं परिपथ में धारा। परिपथ का मतलब है यह पूरा ही परिपथ है दोस्तों, या ना ए और बी के मध्य नहीं पूछा है, पूरे परिपथ के मध्य में पूछा है कि धारा। आगे बात करते हैं ए और बी के मध्य विभवांतर। अब इनके और बीच, ए और बी के बीच बताना है, जबकि विभवांतर तो वोल्ट होता है, यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी के मध्य है, तो ए और बी के मध्य ही हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ए बिंदु यह है और बी बिंदु यह है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी के बीच हमें चाहिए प्रतिरोध, यानी कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध चाहिए। क्या चाहिए हमें, रेजिस्टेंस चाहिए। ए और बी के बीच में प्रतिरोध इक्वल टू क्या, देख पा रहे हैं यहाँ पर तो कई प्रतिरोध हैं, 4 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है और 2 ओम है। तो इस तरीके से कैसे निकालें, आपने प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, यानी कि इनका जो एडजसेंट होता है, यानी कि जब भी इनको जोड़ा जाता है वह किस तरीके से होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि यह जो दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, क्योंकि हमें ए से बी तक का प्रतिरोध चाहिए। तो आपको एक बात पता होगा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो ये तो लाइन जो है सीधे सीधे बीच में से पहुंचना था, लेकिन इसमें एक तार को ऐसे करके ऐसे जोड़ दिया है, यानी यहाँ से और यहाँ से इस वाले तार को खोल दें तो यह इस तरीके से कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें कैसे हो जाएगा प्राप्त, तो कुछ इस तरीके से हमें यह प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 ओम का यह हो जाएगा और 2 ओम का यह हो जाएगा। तो ये कौन सी क्रम में है दोनों दोस्तों, यह है श्रेणी क्रम में। कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रमी है। दूसरा नीचे, ऐसे ही नीचे वालों को दोनों को खोलेंगे तो यह दोनों भी कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो दूसरा 1 2 ओम और 1 ओम, ये दोनों ही कैसे हो गए, ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। तो पहले तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 6 ओम। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। और यह भी कितने हो गए, 3 ओम। अब ये दोनों किस में हुए, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये दोनों हो गए दोस्तों समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो वही हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर चाहिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 4 ओम तथा 2 ओम दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कैसे में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब लिखेंगे इसलिए
या फिर देन या फिर तब कुछ लिख दें आप। अब लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि हमें चाहिए आर डैश, क्या लिख दिया हमने, आर डैश या R1 मान लिया, कोष्टक में लिख दोगे माना, या फिर लेट लिख दोगे माना। क्या हो जाएगा 4 ओम, क्या हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम इजकल टू 6 ओम। दूसरा लिखोगे इसी प्रकार, यह लाइन अलग है, इस लाइन को अलग रखेंगे, ये अलग है। अब लिखोगे इसी प्रकार, क्या लिखोगे इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिखोगे 2 ओम, क्या लिखोगे यहाँ पर कौन सा है, अब लिखोगे 2 ओम और 1 ओम दोनों ही प्रतिरोध किस में हैं, ये भी श्रेणी क्रम में हैं, तो 2 ओम तथा 1 ओम दोनों भी श्रेणी क्रम में हैं। कैसे में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम कहेंगे R2, क्या मान लेंगे R2 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम इजकल टू 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम। अब लिखोगे तब, क्या लिखोगे तब A B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे हम, मान क्या इजकल टू R, कोष्टक में लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे माना। तब लिखोगे 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ कोष्टक में लिख दोगे दोनों समानांतर हैं। कैसे हैं, समानांतर हैं, ऐसे लिख देंगे। अब 1/R कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 इजकल टू कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा, इसका 1 इसका 2 और इजकल टू 3/6 इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/R1 की वैल्यू होगी 1/2, देन क्या हो जाएगा R इजकल टू हो जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम। तो यह तो हमारा एक आंसर हो गया है। यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते करते और इस तरीके से सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ तक आपका एक आंसर हो गया। दूसरा पूछता है यह है कि परपथ में कुल धारा, इसमें हमें चाहिए धारा, क्या चाहिए धारा, क्या चाहिए परपथ में कुल धारा चाहिए। तो धारा क्या होता है, आपने पढ़ा है V इजकल टू सेकेंड के लिए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए देख रहे हैं हम। V इजकल टू क्या होता है RI, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा V/R। B की वैल्यू इसने दे रखा है 10 वोल्ट, कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसने R को नहीं बताया है कि R पूरे परपथ में कितना है। AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध तो हमने ज्ञात किया है अभी, लेकिन इसने जो परपथ का कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध को नहीं बताया है, इसलिए हमें पहले यहाँ से R पहले निकालना हो, R निकालना होगा पहले, और फिर देन में क्या निकालेंगे I निकाल लेंगे। तो फिर लिखोगे सबसे पहले परपथ में, क्या लिखोगे परपथ में AB के मध्य क्या लिखा रहा था, परपथ का पहले निकालोगे कितना प्रतिरोध है, परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या लिखोगे कुल प्रतिरोध इजकल टू क्या हो जाएगा AB का प्रतिरोध प्लस AB का कितना हो जाएगा, AB का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, AB के बीच में जो प्रतिरोध था कितना आया था 2 ओम आया था, तो 2 ओम का और प्लस ये दोनों ही किस में हो जाएंगे श्रेणी में हो जाएंगे, क्योंकि इनका मिलाकर के एक तार की तरह बन जाएगा, और जैसे यहाँ से चल रहे हैं तो सीधे ही चल रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुल परपथ में कुल प्रतिरोध इजकल टू क्या हो जाएगा AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध प्लस कितना प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम,
कितना हो जाएगा 3 ओम। क्यों लिख दोगे? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ऐसा लिख देंगे कोष्टक में। अब हमें चाहिए इसका प्रतिरोध, मान लेते हैं R, यहाँ लिख दोगे लेट कोष्टक में या फिर माना। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का कितना था? 2 ओम, ठीक है, और प्लस का 3 ओम, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। अब लिखोगे देन, क्या लिखोगे? देन क्या लिखोगे? I इक्वल टू V अपॉन R। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर V की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट उसको वैल्यू को पुट कर दोगे। यहाँ पर R की वैल्यू है 5, तो 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा? एम्पियर। या फिर इसको लिख देंगे एम्पियर लिख देंगे। इस तरीके से यह हमने दूसरा भी सॉल्व कर लिया है। अब ये पूछते हैं, अब यहाँ पूछा गया है आपके लिए क्या है? थर्ड कंडीशन में देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। इस वाली कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा है ए और बी के मध्य विभवांतर, यानी कि हम लिख लेते हैं ए कॉमा बी के मध्य विभवांतर या विभवांतर इक्वल टू क्या पूछा है? क्या? तो इसने यह पूछा है, तो V इक्वल टू क्या होता है? RI। क्या होता है? RI। तो R कौन सा लगेगा दोस्तों? A और B वाला ही लगेगा, क्योंकि इसके मध्य तो जितना प्रतिरोध होगा वही लगेगा, और धारा तो परपथ में कितनी है? वही लग जाएगी। पर धारा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 2 एम्पियर की धारा आई है, तो हम भी यहाँ पर निकाल लेंगे B इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या हो गया? अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला था पिछले वाले इस वाले सवाल में, प्रतिरोध निकाला है, इनटू I की वैल्यू कितनी निकाली है? 2 एम्पियर। कितने एम्पियर निकाली है? 2 एम्पियर। तो इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तीसरी वाली कंडीशन तो सबसे छोटी सॉल्व हो गई। नहीं, सॉल्व तो हो गई है। यहाँ पर हमें वैल्यू पहले फाइंड आउट करके दिखाना है। कैसे दिखाना है मैं उस तरीके को भी बताता हूँ। यहाँ तो बहुत शॉर्ट किया है क्योंकि वैल्यू हमने अपने आप से पहले ज्ञात कर ली थी, इसलिए लिखा है। ए बी के मध्य विभवांतर लिखोगे, क्या लिखोगे? ए बी का क्या लिखोगे? इक्वल टू में लगा करके ए कॉमा बी का विभवांतर इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे? ए बी का प्रतिरोध लगाओगे इनटू धारा। क्या लगाओगे? धारा। अभी हमने प्रतिरोध पहले से ज्ञात कर लिया था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया है। नहीं तो आपको सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, ऐसे ही धारा निकालनी होगी, तब जा करके यह सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए हैं कि इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, लगभग जो फिजिक्स में आए थे। अब यहाँ से नया खंड शुरू होता है जिसका नाम है ख। यहाँ पर आपके लिए मिलेगी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये क्लास थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मुझे अधिक से अधिक समझाना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि मुझे दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। नहीं तो सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन समझना आना आपके, लेकिन दोस्तों समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाए इसका कोई बात नहीं, तो समझने के लिए थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसकी कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, बड़ी हो जाने दीजिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन भी बनता है तो इसी कंसेप्ट पर बन जाते हैं, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं। तो आप उस कंसेप्ट को समझें। तो अब हम बात करेंगे इसी प्रकार खंड खा को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से।
और खंड गा को भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि यदि आपके लिए फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो किसी भी प्रश्न में, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि हमारी कोशिश तो यही रहती है दोस्तों कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों यहाँ तक हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी यदि कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो वह पूछ सकते हैं। और हम इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ पेपर को सॉल्व कराएंगे। और आपके लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सभी लगभग फिजिक्स की सभी चैप्टरों को मैंने अपलोड कर दिया है। सभी क्लासें इसकी आपके लिए अपलोड हैं। केमिस्ट्री आपके लिए चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी, पूरी थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएगी और बहुत ही अच्छे बेस के साथ पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट मैं समझाता हूं दोस्तों वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं, यह नोट से लिख लिए हैं मैंने, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो लिखता रहता हूँ। तो यह मैं तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे आपके लिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि इस तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, देखिए। तो यदि आप चाहते हैं कि कंसेप्ट के साथ इनको भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हमें पता तो चले कम से कम कितने छात्र चाहते हैं कि हम इस कंटिन्यूअस चैप्टर वाइज पढ़ाएं आपके लिए। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। और आपके लिए बेहतर अच्छी तैयारी के साथ आपके लिए कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इस बात की चिंता ना करें, क्लास भी आपके लिए रेगुलर अपलोड की जाएंगी। आप निश्चिंत होकर के चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।